वेलकम बैक एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडी से एंटरटेन में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सब आशा करता सब मजे में होंगे। तो हम क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें पार्ट 1 जो है पार्ट 1 ख़त्म कर दिए थे। पार्ट 1 जो भी है वो हम ख़त्म कर चुके थे। पार्ट 1 ख़त्म हो गया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ाई किया था अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, यानी कि ये सब हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। जंतुओं में पोषण अमीबा के बारे में हो गया, ये वाला अमीबा भी हो गया। अमीबा का भोजन भी हो गया था। अमीबा का ये फिगर था, ये भी ख़त्म हो गया था। और पैरामीशियम भी ख़त्म हो चुका था। तो पैरामीशियम के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आया है मनुष्य का पाचन तंत्र। अब आया है मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो मनुष्य का पाचन तंत्र का मतलब हम लोग जो भी भोजन करते हैं, हमारे भोजन में हमारा जो भोजन होता है वो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कैसे पाचन यानी कि कैसे डाइजेस्ट होता है, यानी कैसे डाइजेस्ट कर देता है हमारा बॉडी, कैसे पचता है खाना को जो भी हम लोग खाते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आहार नाल। आहार नाल क्या होता है? ये आहार नाल के माध्यम से ही हमारा भोजन जो है बॉडी के अंदर जाता है और पचता है। मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नल कहते हैं। आहार नल किसे कहते हैं? मतलब मनुष्य और जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, कुत्ता, भैंस, गाय, हाथी वगैरह, ये सब उस सब में जो भोजन करते हैं हम लोग, उसके लिए एक विशेष अंग होता है, यानी कि बॉडी के अंदर एक विशेष अंग होता है जिससे हमारा जो भोजन होता है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे से पच जाता है। और जो वो अंग होता है उसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल पाचक ग्रंथियाँ एवं पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। हमारा टॉपिक ही मनुष्य का पाचन तंत्र, टॉपिक है पाचन तंत्र। आहार अगर हम पढ़ लिए, लेकिन पाचन तंत्र क्या होता है? यानी कि आहार नाल, जो ये आहार नाल है और पाचक ग्रंथियाँ एवं पाचन क्रिया मिलकर आहार नाल का निर्माण करती हैं। अब एक क्वेश्चन हमको मिल गया है, मनुष्य का आहार नाल का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य का आहार नाल का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पर ये फिगर है, सचित्र का मतलब फिगर के साथ ये फिगर बनाकर इसके बाद आगे बढ़ना है। इस फिगर में हम लोग अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर मुख दिया हुआ है, यहाँ पर मुख है, यहाँ पर लार ग्रंथि है, ट्रैकिया है, ग्रास नली है, डायफ्राम है, यकृत है, प्लीहा है, पित्त की थैली है, अमाशय है, अग्नाशय है। यानी कि सबके बारे में हम लोग पारा पारी पढ़ेंगे, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर छोटी आंत भी है, छोटी आंत, और बड़ी आंत कहाँ गया? बड़ी आंत इसमें नहीं दिया, बड़ी आंत के बारे में पढ़ लेंगे। कोलन दिया है, रेक्टम दिया है, अपेंडिक्स दिया है। तो अच्छे से सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिगर को अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा नोटबुक में। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, मनुष्य के आहार नाल एक कुंडलित रचना है। मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल की लंबाई कितना होती है? 8 से 10 मीटर तक की आहार नाल की लंबाई होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मुख गुहा यानी कि मुंह से शुरू होता है, और मल द्वार यानी कि रेक्टम, यानी कि जो खाना पच जाता है उसके बाद जो कचरा वगैरह बचता है हमारे शरीर के माध्यम से नीचे की ओर निकल जाता है। मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न अंग हैं। कौन कौन? मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार है। पहला यहाँ पर मुख गुहा है, इसीलिए मुख गुहा के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहला मुख गुहा है, इसीलिए पहले हम मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी जबड़ा तथा निचली जबड़े से घिरा होता है। हमारा जो मुंह है, दोनों जबड़े से घिरा रहता है। मुंह गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ, यानी कि ऊपर और नीचे 2 मांस के होठ होते हैं जो मुंह गुहा को बंद कर लेता है। मुंह गुहा में जीभ तथा दांत दोनों होता है। मुंह गुहा में यानी कि मुख है, हमारे मुंह में दांत भी होता है और जीभ भी होता है। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं। जीभ देखिएगा ना आप लोग, जीभ अगर आईने मिरर के सामने देखिएगा, जीभ निकाल के देखिएगा तो उसमें छोटा छोटा अंकुर होता है।
और उसी अंकुर से हमें उन्हीं अंकुर को हम लोग स्वाद कलियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाद की कलियाँ बोलते हैं। और स्वाद की कलियों के द्वारा ही मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का, जैसे मीठा, खरा, खट्टा, कड़वा आदि का पता चलता है। उसी अंकुर के माध्यम से हम लोग जो भोजन करते हैं, कि नमकीन है कि मीठा लग रहा है, जो भी लग रहा है, जो भी स्वाद होता है, जीभ के माध्यम से हम लोग को और पता चलता है। स्वाद पहचानने के लिए जीभ का मुख्य काम है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निकलने में मदद करता है। जीभ के द्वारा ही भोजन जो है अंदर, यानी कि अंदर जाता है। निकलने में जीभ ही मदद करता है, भोजन को निकलने में जीभ ही मदद करता है। जीभ के बारे में पढ़ लिया, अब दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत 4 प्रकार का होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। 6 में भी दिया था, 7 में भी दिया है, 8 या 9 सब, मतलब दांत के बारे में हर क्लास में धीरे धीरे पढ़ते ही आना है। साथ ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। 7, 6, 8 वगैरह में सब में दांत का कुछ न कुछ चर्चा किया गया है साइंस के बुक में। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तनक या इंसाइजर बोलते हैं। पहला को कर्तनक या इंसाइजर बोलते हैं। दूसरा भेदक या केनाइन बोलते हैं। दूसरा को भेदक या केनाइन बोलते हैं। तीसरा का अग्रचर्मणक, हाँ, तीसरा है अग्रचर्मणक या प्रीमोलर। तीसरा को अग्रचर्मणक बोलते हैं या फिर प्रीमोलर बोलते हैं। तथा चौथा को बोलते हैं चर्मणक या मोलर बोलते हैं। चौथा को चर्मणक या मोलर बोलते हैं। ये दांत के 4 प्रकार हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आहार आहार का नेक्स्ट भाग जो है ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार जो है आहार नाल का अगला भाग ग्रास नली में खुलता है। दूसरा है कंठ द्वार। कंठ द्वार जो है श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार जो है श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्लोटिक्स कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब ये पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है? अभी हम बताए हैं। ग्रसनी का पहला भाग क्या होता है? निगल द्वार। निगल द्वार कहाँ खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। मुख गुहा जो होता है, यानी कि मुंह में हम लोग खाना खाते चबाते हैं, उसमें लार वगैरह होता है। वो लार जो है भोजन के साथ निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में पहुंचता है। यानी कि मुख गुहा से लार द्वारा सना हुआ भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ग्रास नली में पाचन क्रिया की शुरुआत नहीं होती है। ग्रास नली में भोजन अमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली से भोजन जो है अमाशय में, अब ग्रास नली से ये भोजन जो है अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? तो अमाशय में जाता है। अमाशय यह एक चौड़ी थैली, अमाशय जो है अमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उधर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, अमाशय जो कहाँ होता है? उधर गुहा के बाईं ओर, यानी कि पेट के बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय का अग्रभाग क्रॉडिएक तथा पिछला भाग पाइलोरी कहलाता है, और इन दोनों के बीच का भाग फुंडलिक भाग कहलाता है। फुंडलिक भाग कहलाता है। किन दोनों के बीच? क्रॉडिएक और पाइलोरिक के बीच का भाग जो होता है ना, वो फुंडलिक कहलाता है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार और एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। यह स्तर जगह जगह धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जाठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। जो भी धंसा हुआ भाग होता है ना, वो अमाशय ग्रंथि या जाठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। अमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरी कहलाता है, और इन दोनों के बीच का भाग फुंडलिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? फुंडलिक भाग। किन दोनों के बीच में? किन दोनों के बीच का? कार्डियक और पाइलोरिक के बीच का जो भाग होता है वो फुंडलिक कहलाता है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं का स्तर होता है। यह स्तर जगह जगह धंसा रहता है। यह स्तर कहाँ रहता है? जगह जगह जो है धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जाठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। जो धंसा भाग होता है, जगह जगह पर जो धंसा रहता है, इन धंसे भागों की कोशिकाएं जो होती है अमाशय ग्रंथि या फिर जाठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। ठीक है, जाठर ग्रंथि। जाठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जाठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? श्लेष्मा या फिर म्यूकस बोलते हैं। श्लेष्मा या फिर इसको म्यूकस बोलते हैं। अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, श्लेष्मा या फिर इसको म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस कोशिकाएं। दूसरा है भित्तीय
या फिर अम्लजन कोशिकाएं, चौथा है मुख्य या फिर जाइमोजिन कोशिकाएं, चौथा है नहीं चौथा नहीं है, तीन है इसमें। जठर ग्रंथि कितने कोशिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है, तीन को बता दिए, श्लेष्मा या फिर म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है भित्तीय या फिर अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा है मुख्य या फिर जाइमोजिन कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जाठर रस कहलाता है। ये तीनों कोशिकाएं, ये तीनों जो है जाठर ग्रंथियां मिल जाता है तो ये जाठर रस का निर्माण करते हैं। किसका? जाठर रस का। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप, यानी कि जब ये तीनों को अगर एक में मिला देते हैं तो वो जाठर रस कहलाता है। क्या कहलाता है? जाठर रस कहलाता है। जाठर रस में हाइड्रोलिक अम्ल, म्यूकस या फिर श्लेष्मा तथा पेप्सिनोजेन होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजेन होता है। म्यूकस जाठर रस में 3 गो होता है। क्या? 3 गो होता है। या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन होता है। आगे देखते हैं। हाइड्रोलिक अम्ल जो है, हाइड्रोलिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में, सॉरी चल नहीं रहा अच्छे से, हाँ, हाइड्रोलिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो है भोजन के जितना भी प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोलिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। हाइड्रोलिक अम्ल जो है हमारे भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु वगैरह आता है ना, वो खत्म कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है, कि हमारे बॉडी को नुकसान ना है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जाठर ग्रंथियों को, म्यूकस जो है अमाशय की दीवार तथा जाठर ग्रंथियों को हाइड्रोलिक अम्ल और एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित करता है। म्यूकस जो है हाइड्रोलिक अम्ल और एंजाइम पेप्सिन जो है बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों अमाशय की दीवार और जाठर ग्रंथियों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए म्यूकस जो है इन दोनों को सुरक्षा करता है। इन दोनों को यानी कि अमाशय की दीवार और जाठर ग्रंथियों को सुरक्षा करता है। किससे? तो हाइड्रोलिक अम्ल और एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षा करता है। ये दोनों बहुत खतरनाक होता है। अगला है मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जाठर रस का स्राव होता है। मतलब मनुष्य का जो अमाशय होता है ना, उसमें लगभग रोज हमेशा 3 लीटर जाठर रस निकलता है। कितना? 3 लीटर निकलता है। अब छोटी आंत के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। छोटी आंत क्या होता है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया इसी आंत में पूर्ण हो जाती है। मतलब जितना भी भोजन वगैरह आता है, खाद्य पदार्थ, वो छोटी आंत में आने के बाद पच जाता है, पूरी तरह से पच जाता है। छोटी आंत के कई भाग है, बता रहे हैं। इसमें पाचन क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारी जंतु जो होता है, जो साग सब्जी खाता है, उसमें छोटी आंत की लंबाई जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से होता है। क्योंकि शाकाहारी जंतु जो भोजन करता है उसमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है और सेल्यूलोज के पाचन के लिए थोड़ा छोटी आंत की लंबाई जो है ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके वो अच्छे से पचेगा। मांसाहारी भोजन है जो, यानी कि जो जीव मांसाहारी है, यानी कि मांस मछली खाता है, उसका जो पाचन क्रिया जो है अपेक्षाकृत सरल होता है। यानी कि पाचन, उसका जो मांसाहारी भोजन है उसका पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, मतलब ईजी होता है। इसलिए मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत 3 भागों में, यानी कि छोटी आंत 3 भागों ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम में बटा है। छोटी आंत 3 भागों ग्रहणी, जेजुनम, इलियम में बटा है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी में एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न नलिकाओं को आपस में जोड़ने से बनी है। इसमें एक नलिका अन्यायी वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पित्तवाहिनी होती है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है और छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इलियम में भोजन का पाचन समाप्त होता है। मतलब छोटी आंत, अभी कुछ देर पहले ही बताया है, छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन पच जाता है, लेकिन छोटी आंत के इलियम में छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है
और लास्ट भाग इलियम है, और इलियम में ही पाचन जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसमें इलियम में ही समाप्त हो जाता है। अब ये यकृत के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, बुक में दिया था इसलिए टॉपिक लिख दिए हैं यकृत के बारे में। यकृत जो है यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी कि लीवर। हाँ, इसका भार जो है करीब 1.5 किलो होता है। कितना? करीब 1.5 किलो इसका भार होता है। यकृत का 1.5 किलो होता है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती हैं। यकृत नलिकाएं पीताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। अब पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है जो मूल पित्तवाहिनी बनाती है। इसका रंग कैसा होता है? गाढ़ा होता है ये, और इसका रंग हरा होता है और क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, इसमें एंजाइम नहीं होता है। इस मूल पित्तवाहिनी में एंजाइम नहीं होता है। हाँ, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है अग्नाशय? अग्नाशय के बारे में, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय क्या कहलाती है? अमाशय पढ़ा दिए, ग्रहणी पढ़ा दिए। ठीक, ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग होता है। अमाशय के ठीक नीचे और तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। क्या कहलाती है? अग्नाशय कहलाती है। अब आ गया बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में भी और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा सा ही का हम लोग पूरा जान लेते हैं बड़ी आंत के बारे में, तब ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब अच्छे समझ में आएगा, तब जाके मैट्रिक बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा। हाँ, आप सबको बता दें जो वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए ताकि सबका भला हो। और जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, बड़ी आंत के बारे में नहीं पढ़े हम लोग, पढ़ लेते फिर से। समझा भूल ही जाते हैं कहाँ कहाँ पहुंच गया। बड़ी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत जो है आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जो सीकम कहलाती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जो सीकम कहलाती है। क्या कहलाती है? सीकम कहलाती है। सीकम के पास एक अंगुली जैसी रचना होती है, यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। यह एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स को आप लोग सुने होंगे कि किसी दूसरे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, क्यों ऑपरेशन हुआ है? अपेंडिक्स जो है एक फालतू अंग है हमारे बॉडी में। अपेंडिक्स फालतू अंग है। हर आदमी मतलब कि अपेंडिक्स जो है, कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराता है। यहाँ जहाँ अपेंडिक्स होता है वहाँ पर दर्द होता है और दर्द होने के कारण अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। ये अपेंडिक्स जो होता है हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये अपेंडिक्स का शरीर में हमारा कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर साफा लिखा हुआ है मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कारण नहीं है। हमारे बुक में भी लिखा हुआ है मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। और जिसको अपेंडिक्स से दिक्कत होता है वही अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा कर अपेंडिक्स को निकलवा देता है। बड़ी आंत आगे चलकर दो भाग कोलम तथा मलाशय यानी कि रेक्टम में बढ़ जाता है। बड़ी आंत जो है आगे चलकर कोलम में और रेक्टम या फिर मलाशय भी उसको बोल सकते हैं में बढ़ जाता है, यानी कि बड़ी आंत दो भागों में बढ़ जाता है। बस लास्ट टॉपिक है आज का, मलाशय एवं मलद्वार। मलाशय एवं मलद्वार क्या होता है? मलाशय एवं मलद्वार, बड़ी आंत का कोलन आगे चलकर मलाशय में खुलता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत का जो द्वार है कोलन, उसमें भी जितना भी कचरा वगैरह आता है पाचन क्रिया के समय जो ही अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं कचरा वगैरह, वो बड़ी आंत के कोलम में आता है और कोलम जो है आगे चल के मलाशय में खुलता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। यानी कि जितना भी कचरा वगैरह होता है हमारे पेट को साफ करने के लिए बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और ये मल द्वार के रास्ते ही हमारा टोटल जितना कचरा वगैरह है वो बाहर निकल जाता है। तो हमारा आज का जो वीडियो है ख़त्म हुआ। चैप्टर 1 यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो हमारे चैनल नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर टिक कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।